आज फिर से वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 11 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग इस चैनल के साथ जुड़ते हैं कुछ नया सीखने और सिखाने के लिए। तो लेक्चर जो हम लोगों ने 10 में बात किया था, उसके बाद का जो बात आता है, कुछ थ्योरीज हैं, उसमें से इस प्रकार है। पहला जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। जब हम लोग स्केलर का बात करते हैं, इसका मतलब कोई नंबर से होता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर, लेकिन वो रियल नंबर से। स्केलर मतलब रियल नंबर से तात्पर्य है। इसका मतलब कोई वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, हम लोग इस टॉपिक में ये सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, आपको मल्टीप्लाई करना है ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को बाय ए स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। लेट कोई मैंने वेक्टर ए लिया है इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा कोई वेक्टर का फॉर्म है। इस प्रकार से कोई वेक्टर हमेशा इसी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। अब कहते हैं देन मल्टीप्लिकेशन, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय एनी स्केलर लैम्डा, है ना। अब एनी स्केलर कहने का तात्पर्य होता है किसी नंबर से, मतलब किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इज गिवन बाय लैम्डा ए। नॉर्मली जैसे हम लोग x होता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 6x होता है। वैसे ही कोई वेक्टर यदि है a है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा? 6a मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लैम्डा a, हाँ दैट इज लैम्डा था, और ये a का वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा था इक्वेशन 1 में? क्या था? a का वैल्यू देखिए, लैम्डा a का वैल्यू क्या था? xi प्लस yj प्लस z के। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सोचिए यदि x है और p प्लस q है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? xp प्लस xq ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो हम लोग, इसका मतलब क्या होगा कि बाहर जो टर्म है, अंदर के सभी टर्म से पार्टिकुलरली अलग अलग वो मल्टीप्लाई होता है। तो उसी प्रकार से आप ध्यान देंगे, ये मेरा लैम्डा था, इस लैम्डा को एक बार x से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी लैम्डा को ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी लैम्डा को ये थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला? लैम्डा xi प्लस लैम्डा yj प्लस लैम्डा zk। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है जहां पर लैम्डा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब कोई नंबर है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं क्या है। एक वेक्टर a इक्वल टू 3i 2j प्लस 5k मैंने दिया है, देन फाइंड 3। इसका मतलब यहां कह सकते हैं कि देन फाइंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर a बाय 3। इसको कह सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय ऑफ वेक्टर a बाय 3। स्केलर, ध्यान देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। ठीक है, तो देखिए लेट a इक्वल टू, सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट a इक्वल टू 3i 2j प्लस 5k। अब मुझे क्या करना है? देन 3a, इसका मतलब 3a इधर मल्टीप्लाई होगा तो उधर मल्टीप्लाई होगा। a का वैल्यू रख दी तो क्या मिला? 3 3 जा 9i, 3 2 जा -6j, 3 5 जा 15k। और यहाँ पर जो हमारा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर होगा। और यहाँ जो हम लोग का है 3 जो है वो हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। आगे आता है कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। स्केलर जो प्रोडक्ट होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है किसी वेक्टर के, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो देखते हैं। तो पहले a and b
any two vectors and m and b are two scalar। मान लीजिए a और b दो कोई वेक्टर है और m और n कोई दो नंबर है, इसका मतलब नंबर है, तो क्या क्या कैसे लिख सकते हो, ध्यान दें। m a मतलब वेक्टर जो स्केलर क्वांटिटी m है वो किससे के साथ मल्टीप्लाई है, वेक्टर a के साथ, प्लस a चाहे माइनस a उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तब तक ध्यान रखिए, हम लोग को यहाँ में से जरा गौर करेंगे, a दोनों में से कॉमन है तो a मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा m प्लस माइनस n। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो 6 वेक्टर a है प्लस 7 वेक्टर a है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 प्लस 7 a हम लोग कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा 6 7 13 a मिलेगा। तो इसी प्रकार हम लोग इसको हम लोग पहला प्रॉपर्टी जो आता है ये इस प्रकार है, ठीक है। दूसरा m n यदि मल्टीप्लाई है, पहले किससे वेक्टर a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से। जैसे कहने का मतलब हो गया 6 को 2 वेक्टर a है, आप इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर 6 टू जा 12 कर लेंगे, इससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तीसरा जो है m है और a प्लस माइनस b, इसका मतलब ब्रैकेट खोलेंगे तो m a वेक्टर a प्लस माइनस m वेक्टर b। इसका मतलब है जो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर है वो नॉर्मल अलजेब्रा जैसा काम करता है, जो नॉर्मली हम लोग जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं यहाँ पर ऐसा ही सॉल्व होता है। ब्रैकेट जैसे खुलता है ब्रैकेट ऐसा सॉल्व होता है, जैसे हम लोग पार्टिकुलर सबसे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस के साथ वैसे मल्टीप्लाई होता है। इज इट क्लियर? मैं समझता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टॉपिक हमारा है वो है डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वेक्टर अलजेब्रा। ये बहुत ही आवश्यक टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा के लिए, आपको हर एक एक्सरसाइज में काम देगा। तो चलिए इसको देखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन इसको नाम क्यों देते हैं वो ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं, पहले ये जो फिगर आपका बनाया गया उस फिगर को पहले लोग देखते हैं क्या चीज बनाया गया है। देखिए फिगर हम लोग का क्या है, क्योंकि ये फिगर 3D है और 3D को बनाया गया है 2D में, तो थोड़ा समझना मुश्किल होगा, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये आपको दिख रहा है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। अब कोई एक वेक्टर इस प्रकार से आया है, अब कोई वेक्टर इस प्रकार से आया है, ध्यान दें। अब देखेंगे आप जरा गौर से देखेंगे, x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, y एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है और z एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देंगे एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ दो हिसाब से बनाएगा, एक क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपको लेना है एंटी क्लॉकवाइज में। जरा ध्यान देंगे, ये जो वेक्टर है इसको हम वेक्टर मान लेते हैं, x एक्सिस में जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाएगा उसको हम लोग अल्फा कहेंगे, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बीटा कहेंगे और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग गामा कहेंगे। लेकिन सारा का सारा जो है एंगल जो फॉर्म करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज इन फ्रॉम एक्सिस, चाहे वो x एक्सिस हो, चाहे y एक्सिस हो, चाहे z एक्सिस हो। जो x एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग अल्फा कहेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। y एक्सिस के साथ जो हमारा बनेगा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में उसको हम लोग बीटा बोलेंगे, और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग गामा बोलेंगे। अल्फा इन x, बीटा इन y एंड गामा इन z। इस बात को आपको याद रखना है, जरा ध्यान देंगे। ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब जिसको डायरेक्टेड क्या क्या है, कोसाइन थ्रू व्हाट, कोस। ये जो कोसाइन वर्ड है वो ट्रिगोनोमेट्री का किसका है, कोस। इसका मतलब किसी वेक्टर को
किसी वेक्टर को कोस के थ्रू जो डायरेक्शन दिया जाता है उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। किसी वेक्टर को कोस के थ्रू जो डायरेक्शन दिया जाता है उसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर कॉस बना हुआ, अल्फा बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग जो होगा वो कॉस अल्फा होगा, वाई एक्सिस के अलाउंग जो होगा वो कॉस बीटा होगा, और जेड एक्सिस के अलाउंग जो होगा वो कॉस गामा होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या बना था? अल्फा, वाई एक्सिस में क्या बना था? बीटा, और जेड एक्सिस में क्या बना था? गामा। दूसरी बात, इसको डायरेक्शन कोसाइन का काम क्या होता है? सोचिए, ये जो वेक्टर है, यदि इसको हर एक साथ एंगल से, इधर से भी एंगल से रख लिया जाए, यहाँ भी एंगल फिक्स कर दिया जाए, यहाँ भी एंगल फिक्स कर दिया जाए, तो वो 100% इधर उधर नहीं जाएगा, वो फिक्स होगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो हम लोग जरूरी नहीं है कि कोस के थ्रू भी रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है, वो इसीलिए इसको हम लोग कॉस के थ्रू हम लोग फिक्स करेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, इसी चीज को मैंने जो समझाया आपको ग्राफ में डायग्राम से, वो आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, जैसे कि हमने ये बताया था इस प्रकार से, और एक वेक्टर जो दिया गया है पी, पी पॉइंट मेरा क्या है? एक्स, वाई और जेड। देखिए, इसको हमारा एक वेक्टर हो गया, इस वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर कहते हैं। ये तो हमारा ओपी वेक्टर जो है उसको रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट को हम लोग आर वेक्टर कहते हैं। तो देखिए, ले अल्फा, बीटा एंड गामा आर एंगल्स फॉर्म्ड, जो फॉर्म किया जाता है बाय वेक्टर ओपी, किसके द्वारा? ये जो वेक्टर ओपी है उसके द्वारा, फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस में है बहादुर वो क्या बना है? अल्फा बना है। जो वाई एक्सिस में है बहादुर, जो वाई एक्सिस में बना है बहादुर, वो क्या बना है? बीटा बना है। और जो जेड एक्सिस में बना है बहादुर, वो क्या बना है? गामा बना है। तो जो एंगल अल्फा, बीटा और गामा का फॉर्म हुआ है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। देन डायरेक्शन कोसाइन डीसीएसडी कहेंगे। डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? डीसीएस, और वेक्टर ओपी, जो वेक्टर ओपी होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। एंड डिफाइंड बाय एल एंड defined by cos alpha, cos beta and cos gamma, and denoted by L, M and N respectively। यदि वेक्टर x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है, तो हम लोग कहेंगे कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। किसका? एंगल अल्फा, बीटा, गामा जिस वेक्टर के थ्रू फॉर्म करेगा, जिस वेक्टर के थ्रू बनेगा। एंड डिनोटेड बाय, जिसे दर्शाया जाता है एल, एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया था? अल्फा, तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा? कोस अल्फा, जिसका मतलब अल्फा बनाया था एक्स एक्सिस में, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कि डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको डिनोट करते हैं एल से। इसका मतलब L इक्वल टू cos अल्फा, L इक्वल टू cos अल्फा। वैसे ही डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस, जो डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे?
एम बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। और सो दशाएं कैसे आता है, cos बीटा से, दशाएं कैसे आता है, cos बीटा से। इसका मतलब m इक्वल टू cos बीटा, m इक्वल टू cos बीटा। बीटा क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर फ्रॉम y axis in anti-clockwise direction and direction cosine along z axis equal to n equal to cos gamma। और गामा क्या है यहाँ पर, एंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर फ्रॉम z axis in anti-clockwise direction। इसका मतलब फाइनली हम सिंपल सी बात याद रखें तो l इक्वल टू cos अल्फा, m इक्वल टू cos गामा, cos बीटा और n इक्वल टू cos गामा। l cos अल्फा, m cos बीटा, n cos गामा। फिर सवाल आता है अल्फा क्या है, जिस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाला जाता है, जिस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाला जा रहा है उस वेक्टर द्वारा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल है और वो एंगल क्या है, अल्फा है। उसी प्रकार बीटा क्या है, बीटा भी जिस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाला जा रहा है उस वेक्टर के द्वारा, उस वेक्टर के माध्यम से y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल है। वैसे ही n इक्वल टू क्या होता है, cos गामा, n इक्वल टू क्या होता है, cos गामा। फिर सवाल आता है गामा यहाँ पर क्या है, तो गामा भी एक प्रकार का एंगल है, गामा भी एक प्रकार का एंगल है जो किसके द्वारा बनाया जाता है, वेक्टर के द्वारा बनाया जाता है जिस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाला जा रहा है। और कौन सी डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो फाइनली हम लोग को तीन ही चीज याद रखना है, l इक्वल टू cos अल्फा, l इक्वल टू cos अल्फा, m इक्वल टू cos बीटा, n इक्वल टू cos बीटा एंड n इक्वल टू cos गामा। इज इट क्लियर? अब इसी से हमारा एक थ्योरम है, प्रूव दैट sum of a square of direction cosine is unit। prove that sum of a square of direction cosine is unit। हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो होता है क्या बोलते हैं, प्रूव दैट, प्रूव करना है सम ऑफ, किसका सम, स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर होगा उसका सम इज यूनिट क्या होगा, 1 होगा। इसके हम दूसरे शब्दों में बोले तो क्या होगा, दैट इज, डायरेक्शन कोसाइन क्या था, l m और n, इनका स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, 1 के। या तो फिर हम लोग कह सकते हैं l का वैल्यू क्या था, cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, n का वैल्यू क्या था, cos बीटा प्लस n क्या था, गामा, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हमें इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या प्रूव करना है, l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा क्या है, एक एंगल है जो किस वेक्टर के द्वारा बनाया जाता है, जिसका हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं, कहां से, x एक्सिस से। कैसा डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही बीटा भी बात कर चुके हैं, वैसे ही गामा बात कर चुके हैं। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लें, थोड़ा सा जरा गौर से इस पॉइंट को देखेंगे, ध्यान देंगे, आपको समझ आएगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए ये हमारा कोई एक पॉइंट इस प्रकार से वेक्टर है x एक्सिस, मान लें कि यहां से कोई एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है p x y z। तो सोचिए कि जब इसको यहां से यहां मिला देंगे तो यहां से दूरी क्या होगा, x होगा। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे।
चलिए हम लोग एक फिगर के थ्रू देखते हैं। प्रूफ में हम लोग देखते हैं ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है। सारा का सारा जो है नेचुरली परपेंडिकुलर है, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है। अब हम एक वेक्टर आता है P आता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x y और ये z है। हाँ जरा कॉल करें, ठीक है। अब x से क्या बनाता है, अल्फा बनाता है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, बीटा मिलेगा, गामा मिलेगा। तो सिंपली सबको छोड़ देते हैं, सिर्फ y की बात करते हैं। y में क्या मिलता है, बीटा मिलता है, वैसे x से मिलेगा। अब सोचिए इसको हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, हाँ इसको हम a बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हो कौन सा एक्सिस पे है, y एक्सिस, तो y हो जाएगा, y हो जाएगा, होगा। अब जरा गौर करेंगे कि यहां से यहाँ y आ गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। एन जरा गौर करेंगे, एन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ओ ए पी, ओ ए पी। देखेंगे ओ ए मेरा क्या मिलेगा, y है, हाँ, और ओ पी है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो जरा गौर करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे ओपी, ये ओ है और ये पी है, ये मेरा क्या है, ओरिजिन है, और ये मेरा क्या है, एक्स है, वाई और ये जेड है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ओपी, वेक्टर ओपी, मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब लेंथ होता है। तो ओपी मेरा क्या होगा, अंडर रूट, बोल लो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग का ये OP का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हम लोग OP हम लोग कह सकते हैं क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये हम लोग का निकल गया है। अब यही चीज हम लोग OP का निकालें, ठीक, ये हमारा OP होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसको हम वेक्टर R का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। ये मेरा R का मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल टू OP हम लोग कह सकते हैं क्या मिला, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो हमारा OP इक्वल टू क्या मिल गया, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो आगे हम लोग देखते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तक मैं मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नाउ cos बीटा, ठीक, cos बीटा इक्वल टू क्या होता है, कोई भी एंगल है तो cos बीटा या बीटा का वैल्यू क्या जानते थे हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ तो यहाँ जो राइट एंगल बन रहा है इस प्रकार से, यहाँ पर बीटा है, हाँ, और ये हमारा बेस है, बेस मेरा कितना मिला है, y है, कौन है, OA है, और ये हमारा क्या है, P है, और ये मेरा क्या है, OP है। तो जरा गौर करेंगे, तो cos बीटा, हाँ, इक्वल टू हमारा क्या मिला, बेस को मिला y, बाय हाइपोटेनस क्या मिला, बेस मेरा कौन है, OA, बाय हाइपोटेनस को मिला OP। OA का वैल्यू कितना है, y, OA का वैल्यू कितना है, y, और OP का वैल्यू कितना निकला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना। तो सिमिलरली
यदि x y एक्सिस में y मिला है तो x एक्सिस में x मिलेगा, x एक्सिस में x मिलेगा और z एक्सिस में z मिलेगा। तो हम लोग ये जो एंगल बना है तो हम लोग कर सकते हैं सिमिलरली cos अल्फा, cos अल्फा का वैल्यू क्या होगा y, अल्फा में किस मानता है x एक्सिस, तो क्या होगा x y अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड cos गामा ये किसके अलावा है z एक्सिस, तो क्या होगा z बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z, है ना। हमें प्रूव करना है, we have to prove that cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहां से चलिए हम लोग LHS लेते हैं, क्या लेंगे LHS क्या है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, है ना। तो cos स्क्वायर अल्फा इसका मतलब x बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos बीटा, बीटा क्या है y बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा क्या है cos गामा का वैल्यू क्या है z बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, ये cos अल्फा का मान यहां से रख दिया, cos बीटा का मान यहां से रख दिया और cos गामा का मान यहां से रख दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा। देखिए यहाँ x है यहाँ स्क्वायर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर होगा ये रूट है ये स्क्वायर है, पूरा का क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस वैसा ही यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला का रूट खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस ये z का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हाँ अब देखेंगे यहाँ तीन टर्म है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। अब जरा गौर करेंगे ये तीनों टर्म का बीच में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब एलसीएम है। तो हम लोग एलसीएम जब देखते हैं कि नीचे तीनों का तीनों के लिए कॉमन एलसीएम है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा, तो क्या होगा एलसीएम अगर कॉमन है तो क्या होगा देखिए हम लोग यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिला, आगे दोनों क्या हो गया कट गया। तो कटने के बाद क्या मिलेगा 1 इक्वल टू मेरा क्या था RHS है ना। हेंस हम लोग कह सकते हैं, हेंस हम लोग क्या मिला cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और हम कह सकते हैं इसी cos अल्फा का वैल्यू क्या था L, cos बीटा का वैल्यू क्या था M और cos गामा का वैल्यू क्या था N इक्वल टू 1। हेंस ठीक है। आगे इसको बनाने के बाद एक छोटा सा और थ्योरम है उसको हम लोग देख लेते हैं, आप चाहेंगे इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है अब एक छोटा सा थ्योरम है जो गौर करेंगे, इसी से रिलेटेड थ्योरम है। Prove that
थ्योरम है। Prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2। sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2। तो जरा गौर करेंगे, प्रूफ हम लोग देखते हैं। We know that अभी अभी हम लोगों ने ये बात सीखा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, हम लोगों ने क्या सीखा 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू हम लोग क्या सीखा 1। देखिए पीछे हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहां से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस ये साइन इधर चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा होगा। तो जरा गौर करेंगे बात में, ये हम लोग को मिला। इसका मतलब यदि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर बीटा का क्या मिलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा क्या मिलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर क्या मिलेगा। इसके बदले पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और इसके बदले पे क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। इसके बदले में क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। जरा गौर करेंगे 1 2 3 माइनस कॉमन है 3 हो जाएगा। देखिए ये तीनों डिजिट को हम लोग टर्म को ऐड करते हैं 1 1 और 1, तो मैंने क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या बच गया, सबको अरेंज कर लेंगे, नंबर एक तरफ साइन एक तरफ, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये 3 है, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो मेरा क्या मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 इधर था और उधर से +3 था, इधर के -3 हो गया। तो मेरा क्या मिल गया हल बता, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो सारा अंदर का साइन चेंज होता है, हर एक प्लस वाले माइनस वाले प्लस, ये माइनस था क्या हो गया प्लस, ये माइनस था क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू माइनस क्या हो कैंसिल। तो फाइनली क्या बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। हेंस प्रूव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों थ्योरम समझ आया होगा, और इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क हैं रिगार्डिंग टू डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का जो बात है उसको हम लोग जो कुछ इसमें रिमार्क्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके आगे फिर बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो का या तो डायरेक्शन नंबर का। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, धन्यवाद।